Okay, let's start. Physical change, such type of process in which no new chemical substances are formed. Okay, like evaporation of petrol, evaporation of water, melting of ice. ये आप लोग माइंड कर लेना कि पेट्रोल का evaporation फिजिकल चेंज है। और नोट करने वाली बात क्या है कि स्टेट का चेंज होना फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल को केमिकल चेंज समझ के टिक कर देते हैं एग्ज़ाम में, और गलत हो जाता है। आप लोगों को इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल फिजिकल चेंज है। ओके, केमिकल चेंज, such type of process in which original substances lose their nature and identity and form new chemical substances with different properties. It means जब ओरिजिनल सब्सटेंस जिसका रिएक्शन करवा रहे हो आप, वो अपना नेचर और आइडेंटिटी को कम्प्लीटली लूज़ कर दे और एक नया ही सब्सटेंस बन जाए, तो वैसा चेंज केमिकल चेंज होता है। जैसे मिल्क टर्न होके कर्ड बन जाता है, तो कर्ड से वापस मिल्क तो नहीं मिल सकता है, तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। ओके, कुकिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ कोक इन एयर, these are the most important examples of chemical change. Next, reactant and products. तो देखो, रिएक्टेंट वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज़ हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, यूज़ करते हैं। जैसे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब कंबाइन करते हो तो वाटर का फॉर्मेशन होता है, करेक्ट। यहाँ पे हमने 2H2 लिया और 1O2 लिया, रिएक्ट होने के बाद 2H2O बना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का यूज़ किया गया है ताकि वाटर का फॉर्मेशन हो सके। हियर LHS इज द reactant, done, and the new substance formed is called product. आई होप आप लोगों को ये दो बातें समझ में आई होंगी। इन्हीं के लिए मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 3 रिएक्शन यहाँ पर रखे हैं। फर्स्ट है हमारा, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हेन जिंक रिएक्ट विथ H2SO4 it gives ZnSO4 and releases hydrogen gas. And the third and the most very important thing is when PbNO3 react with potassium iodide it gives lead iodide and also form KNO3. It means potassium nitrate. Done. तो जब जिंक हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो वो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और फिर जब हमारा लेड नाइट्रेट पोटासियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करता है तो वो लेड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ रिएक्शन। देखिए होता क्या है, जैसे जैसे हम लोग रिएक्शन के बारे में जानने लगते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वहाँ बहुत सारी नई नई चीज़ें भी हमें देखने मिलती हैं। तो जब रिएक्शन होगा तो प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होना लाजमी है, करेक्ट। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर accompanied बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जांपल, व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ AgNO3 it gives AgCl, that is PPT plus NaNO3. Okay, and when Na2SO4 react with BaCl2 it gives BaSO4 plus NaCl. तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि हमारे पास AgCl और BaSO4 दोनों ही मौजूद हैं। और ये याद रखना मेरे वर्ड को, ये सेकेंड रिएक्शन इतना इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आएगा और आपको बैलेंस करने के लिए आना चाहिए। और एग्ज़ाम में इससे वर्ड प्रॉब्लम भी पूछा जाता है कि जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करता है तो कौन से पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। डन। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी गैस का इवोल्यूशन का केस आ रहा है ना, यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए दिया हुआ ही है आपके पास में कि जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है
तो वो जिंक क्लोराइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है ना। और ये केस किस चीज़ का है, तो ब्रिस्क एफरवेरेंस का केस है ना। और ये जो बबलिंग या ब्रिस्क एफरवेरेंस का केस होता है वो गैस के रिलीज को डिनोट करता है। तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन कलर। बिल्कुल, जब भी रिएक्शन होगा, है ना, केमिकल रिएक्शन होगा यानी केमिकल चेंज का केस होगा, तो वहाँ पे कलर चेंज तो देखने मिलेगा ही हमें, ये तो ऑब्वियस है। जैसे आयरन ग्रेइश ट्रांसफॉर्म्स टू रस्ट दैट इज़ ब्राउन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, यानी कि जब भी आयरन का रस्टिंग होता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और उस केस में हमारे क्या बोलते हैं, रस्ट देखने मिलता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बातें पता होंगी पहले से। चेंज इन स्टेट, लिक्विड दैट इज़ पेट्रोल। देखो ये एग्जांपल मैंने अभी फर्स्ट पेज में ही दिया था, फर्स्ट स्लाइड में आप लोगों को दिखाया था। लिक्विड दैट इज़ पेट्रोल बर्न टू फॉर्म गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस वाटर वेपर। अनदर एग्जांपल इज solid wax. Okay, solid wax when burns it gives gas। जैसे कैंडल वगैरह होता है या वैक्स होता है तो ये लोग जब बर्न होता है तो गैस रिलीज होता है, ऑब्वियस है। हाँ, नेक्स्ट, टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा यानी केमिकल चेंज का केस होगा यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, है ना, तो दो बातें देखने मिलेंगी। क्या क्या, या तो टेम्परेचर में राइज होगा या तो टेम्परेचर फॉल होगा, करेक्ट। तो जब राइज इन टेम्परेचर का केस होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और जब टेम्परेचर फॉल होगा तो इंडोथर्मिक रिएक्शन का केस होगा। तो वही एक एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ वाटर इट गिव्स CaOH होल 2 प्लस हीट। तो ये CaOH होल 2 क्या है, इसी को आप लोग स्लैग्ड लाइम के नाम से बुलाते हो और ये स्लैग्ड लाइम वही है जिसका यूज आप लोग वाइट वॉश में करते हो, वाइट वॉशिंग में किया जाता है। तो जब यही सूख जाता है ना तो वाइट वॉशिंग दिखने लग जाता है हमें और यही हमें प्रिवेंट करता है हीट वगैरह से, ठीक है। इंडोथर्मिक रिएक्शन, ये तो मैंने बता ही दिया कि फॉल इन टेम्परेचर का केस है ना। तो जब BaOH होल 2 NH4Cl के साथ में रिएक्ट करता है तो ये BaCl2 फॉर्म करेगा और साथ में NH4OH फॉर्म करेगा, ओके। और एक और बात है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत सारे रिएक्शन, है ना, बहुत सारे रिएक्शन हो चाहे एक रिएक्शन हो, मान लो कि एक ही रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, तो एक रिएक्शन में एक से ज़्यादा चेंजेस भी देखने मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक रिएक्शन है तो एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट देखने मिल सकते हैं और ये सब क्वेश्चन MCQ में बहुत पूछा जाता है। इसलिए मेरी इस बात को ध्यान में रखना कि अगर एक ही रिएक्शन है तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट हो, है ना, एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है ना। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो वर्ड इक्वेशन, ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 6th-7th क्लास से कि व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। तो ये वर्ड इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी एलिमेंट या जिस भी कंपाउंड के बारे में बात हो रही है उसका सिंबल या फार्मूला का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच शॉर्ट हैंड, फॉर एग्जाम्पल सिंबल एंड फार्मूला आर यूज्ड टू राइट केमिकल इक्वेशन, है ना, सॉरी एक ऐसा इक्वेशन होता है केमिकल इक्वेशन जिसमें हम लोग सिंबल और फार्मूला का यूज़ करते हैं, है ना, ताकि केमिकल चेंज को दिखाया जा सके, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को दिखाया जा सके। जैसे जिंक है, H2SO4 है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, देखो लेवोइजर नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि मास को ना तो आप बना सकते हो और ना ही बिगाड़ सकते हो, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि
जो कोई भी पार्टिकुलर सब्सटेंस होता है उसका फिक्स मास होता है ना, ना तो उसको आप बढ़ा सकते हो ना ही घटा सकते हो। तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स, है ना। यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट लेफ्ट साइड में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट राइट साइड, सॉरी, जितने नंबर ऑफ एटम लेफ्ट साइड में है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स राइट साइड में भी होने चाहिए, ऐसा लेवोइजर कहते थे। वही एग्जांपल मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया था कि H2 प्लस O2 मेक्स H2O। तो यहाँ पे बैलेंस कराने के लिए हम लोग 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे। तो अब हमने क्या देखा, यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल 4 हो गए हैं और ऑक्सीजन 2 है। और RHS साइड में कितने हैं हमारे पास में, तो हाइड्रोजन भी अब 4 है और ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक है, रूल देखो, रूल में क्या लिखा हुआ है कि जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो प्लस का साइन रिएक्टेंट्स के साथ में यूज़ करते हैं या फिर प्रोडक्ट्स के साथ में यूज़ करते हैं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम लोग एरो सिंबल का यूज़ करते हैं, है ना। और उस केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस है तो इट्स ओके, अगर नहीं है, जैसे आप लिखते हो Na+Cl2, करेक्ट, तो वो NaCl फॉर्म होता है। अब आप ध्यान से अगर देखो तो रिएक्टेंट में हमारे पास में 2 क्लोरीन है लेकिन प्रोडक्ट साइड में सिंगल क्लोरीन है, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। इसे बैलेंस कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब क्लोरीन तो 2 हो चुका है लेकिन सोडियम भी 2 हो गया, जबकि लेफ्ट साइड में सोडियम 1 ही है, तो फिर लेफ्ट साइड में भी हमें 2 लिखना पड़ेगा। अब आप अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही बैलेंस हो चुके हैं। ओके, तो वही मैंने लिखा है कि कोफिशिएंट मल्टीप्लाई एवरी एटम इन द फार्मूला। डन। नेक्स्ट, अब देखो बैलेंसिंग टेक्निक, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। ठीक है, तो स्किप करते हैं, और मुझे उतना डिटेल में आप लोगों को नहीं पढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अगर मुझे अभी इतना डिटेल पढ़ाना पड़ जाए तो फिर पूरे साल आप क्या कर रहे थे। मेरा काम बस रिवीजन करवाना है ताकि मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सकूं। ठीक है, देखो ये भी हमें पता ही है, सॉलिड को S से डिनोट करते हैं, लिक्विड को L से डिनोट करते हैं, गैस को G से डिनोट करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का केस हो तो AQ का यूज़ करोगे आप लोग, और जब गैसियस प्रोडक्ट होगा तो एरो ऊपर की साइड जाएगा, और जब प्रेसिपिटेट का यानी PPT का फॉर्मेशन होगा तो हम लोग डाउनवर्ड के साइड में एरो बनाएंगे। और डाइल्यूट एसिड के केस में DIL डॉट लिख सकते हो शॉर्ट हैंड में, और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के केस में शॉर्ट हैंड CONC डॉट का यूज़ कर सकते हो, है ना। अब सवाल आता है कि आयनिक इक्वेशन होते क्या होंगे, है ना। तो वैसा इक्वेशन जिसमें आयंस का यूज़ होता होगा, ऑब्वियस है। तो जैसे जिंक और कॉपर का मैंने यहाँ पे आप लोगों को रिएक्शन दिखाया है ना। तो इसमें आप देख रहे हो कि जिंक प्लस Cu2 प्लस मेक्स Zn2 प्लस प्लस CO। इट मीन्स जब जिंक और कॉपर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो जिंक अपना क्या बोलते हैं 2 आयंस डोनेट कर रहा है कॉपर को, है ना, और कॉपर 2 आयन रिसीव कर रहा है। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे जो मकसद है वो है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप समझ लीजिए। जैसे ये हमारे पास हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के ऊपर में हमें Fe दिखता है और इसके नीचे में हमें CO दिखता है, करेक्ट। लेकिन अगर अच्छे से याद करना है तो आप ऐसे याद कर लो कि हमारे पास में Hg है ना, Hg है, हाँ ठीक है, Hg है, Cu है और Ag है, Au है और प्लेटिनम है। तो देखो ऊपर वाला याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एलिमेंट है ऊपर में, है ना, लेकिन नीचे याद करना ज़्यादा इजी है आपके लिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि नीचे में यही 5 नाम है आपके पास में। तो मैंने क्या बोला, कॉपर। अब आप रियल लाइफ से एग्जांपल लो, कॉपर
कॉपर से ज़्यादा कॉस्टली क्या होता है? सिल्वर, है ना। कॉपर से ज़्यादा कॉस्टली सिल्वर होता है, सिल्वर से भी ज़्यादा कॉस्टली गोल्ड होता है, करेक्ट। और गोल्ड से भी ज़्यादा कॉस्टली कौन होता है? तो प्लेटिनम। देखते हो ना आजकल लोग जो है ज्वेलरी इसका यूज़ करने लग गए हैं, प्लेटिनम का। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही था, हाँ सॉरी, हाइड्रोजन के ऊपर में क्या है? तो फेरस है यानी आयरन है यानी लोहा है, और उसके ऊपर में क्या है हमारे पास? तो जिंक है, करेक्ट। उससे भी ऊपर अगर आप जाओ तो और भी चीज़ें हमें धीरे धीरे देखने मिलेंगी, जैसे कि आप बोल सकते हो सोडियम है, पोटासियम है, एल्युमिनियम है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ना, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नेचर में होते हैं। और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट मैंने हाइड्रोजन के नीचे लिखा है वो सब लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो होता क्या है कि जब भी रिएक्शन होता है ना दो सब्सटेंस के बीच में, तो हमेशा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो जिंक जो है वो कॉपर के साथ में क्या करेगा? तो कॉपर को जिंक ही देगा 2 इलेक्ट्रॉन। समझने वाली बात है। अगर मैं आपसे ज़्यादा अमीर हूँ तो मैं आपको डोनेट कर सकता हूँ, तो मैं डोनर हो जाऊँगा और आप बोरोवर हो जाओगे। उसी तरीके से जिंक ने कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब Zn के ऊपर में 2+ का चार्ज आ चुका है ना। और चूंकि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो कॉपर के पास ऑलरेडी 2+ था, और कॉपर ने लोन ले लिया जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो ये न्यूट्रल हो गया, तो अब ये क्या बन गया? सिर्फ CO। तो इसीलिए कॉपर के ऊपर में अब कोई चार्ज हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सिमिलर केस यहाँ पे कॉपर और सिल्वर के साथ भी है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन होना। जब दो चीज़ें कंबाइन होती हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता होगा, ऑब्वियस है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स combine together to form a single compound is called combination reaction। यानी जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड आपस में मिलेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो वो रिएक्शन कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके। अब इसमें मैं आपको सबसे ज़रूरी इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिएक्शन है उसके बारे में बोलता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने हिंट लिखा है कि किस तरीके से आपको रिएक्शन का प्रैक्टिस करना है। अब मैं लिख के दिखाता हूँ, याद रखना। अभी जो मैं लिखने वाला हूँ रिएक्शन, ये गारंटी आपको एग्ज़ाम में दिखेगा 25 को। CaO प्लस CO2, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो CaCO3 का फॉर्मेशन होता है। अब समझना, यहाँ पे जो CaO है इसे हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। क्या कहते हैं? क्विक लाइम, ठीक है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? लाइमस्टोन, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, है ना। और जब यही ड्राई फॉर्म में रहता है ना तब इसका यूज हम लोग वाइट वॉश में करते हैं। यानी कि जब ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास तो भी है ना, ये जो क्विक लाइम है इसे हम लोग ड्राई फॉर्म में लेके जाते हैं। तो देखो ये रहा हमारा ड्राई फॉर्म, इसे अब वाटर के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं, तब ये क्या होगा? CaOH2, ठीक है। तो क्विक लाइम अब हमारा रिएक्ट किया वाटर के साथ में और ये हो गया स्लैक्ट लाइम। क्विक लाइम मीन्स जला हुआ चूना, यानी जो वैसा लाइम जो कि बहुत ज़्यादा अपने अंदर गर्मी को रखता है, और ये जैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये स्लैक्ट लाइम बन जाता है, यानी कि लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज़ करता होगा, है ना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं एक टाइप से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये हीट रिलीज़ करता है, कह सकते हैं ना। तो ये जो स्लैग लाइम है वो जैसे आप देखते होगा आपके घर में वाइट वॉश होता होगा, है ना। तो जैसे ही पेंट होता है तो कुछ टाइम के बाद, कुछ आवर्स के बाद या एक दिन के बाद वो अच्छी तरीके से कम्प्लीटली सूख जाता है। तो जब सूख जाता है तो उसी ड्राई फॉर्म में, है ना, हम लोग क्या बुलाते हैं उसे? स्लैग्ड लाइम,
ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सिलेक्ट लाइम का क्या यूज़ है ना, एग्जाम में पूछे कि सिलेक्ट लाइम का क्या यूज़ है, तो इसका यूज करते हैं हम लोग वाइट वॉशिंग में। ओके, आई होप आप लोगों को ये बात रिवाइज अच्छे से हो गया होगा। और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और भी ऐसा ऐसा बहुत सारा रिएक्शन है जो आप लोगों को घर में खुद से प्रैक्टिस करना है। जैसे व्हाट विल हैपन व्हेन Mg रिएक्ट विथ O2, ठीक है। व्हाट विल हैपन व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, व्हाट विल हैपन व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरीके से मैंने टू कंपाउंड्स के बीच का रिएक्शन एग्जाम्पल दे दिया है। फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच का रिएक्शन का एग्जाम्पल दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने टोटल कितने क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, तो आप ध्यान से देख लो। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 रिएक्शन आप लोगों को घर में खुद से प्रैक्टिस करना है। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए एनसीईआरटी को एक किया है, तो आप अपना बनाओ और बुक से आंसर चेक करो, ठीक है। मुझे जो ज़रूरी लगता था वो मैंने आपको यहाँ पर रिएक्शन लिख दिया। नेक्स्ट, decomposition reaction, such type of reaction in which single compound break down to give two or more simpler substances, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आप लोगों को 25 को दिखने का चांस है वो यही है, ठीक है। कि देखो मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। हमारा जो PbNO3 है, जिसे आप लेड नाइट्रेट के नाम से भी जानते हो, है ना। जब इसे हम लोग हीट करते हैं, है ना। बाय द वे, ये जो लेड नाइट्रेट है हमारा, ये किस कलर का होता है ये भी एग्जाम में पूछेगा। तो ये किस कलर का होता है, वाइट कलर का। तो जब इसे हम लोग हीट करते हैं मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन, याद रखना है ना। तो इसीलिए देखना मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाइट कलर लेड नाइट्रेट का रिएक्शन किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। तो जब इसे हम लोग हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का होता है प्लस 4NO2 जो कि ब्राउन कलर का फ्यूम देता है, ब्राउन फ्यूम प्लस ऑक्सीजन, बैलेंस नहीं है, अब हो जाएगा बैलेंस, हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। ये एग्ज़ाम में समझ लो आ गया, इसे समझना है, याद करना है, जो करना है करो, ये एग्ज़ाम में दिखेगा। आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ब्राउन फ्यूम देता है, तो हमारा जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही गेस कर रहे हो आप लोग, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड होगा। आई होप आप लोगों की बात समझ में आई होगी, ठीक है। एक और रिएक्शन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, समझिएगा। ये तो चला फर्स्ट एग्जाम्पल, अब चलाते हैं हम लोग अपना सेकेंड एग्जाम्पल। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट ओके इज हीटेड, then what will happen, then quicklime and carbon dioxide is formed, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, क्विकलाइम, ठीक है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो रिएक्शन मेरे तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है, यही दोनों में से कोई एग्ज़ाम में आएगा। लेड नाइट्रेट से क्या आएगा वो मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही वो सब्सटेंस है जो ब्राउन फ्यूम देता है। फिर एग्जाम में आएगा कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कौन सा दो मेजर प्रोडक्ट बनता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्विकलाइम, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिस तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है वैसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता होगा डिकम्पोजिशन के लिए, करेक्ट। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल लिखा हुआ है कि 2H2O,
तो मैं तभी से आप लोगों को बता रहा था कि वाटर फॉर्म कैसे होता है। अब देखिए कि वाटर ब्रेक होगा तो क्या होगा। तो जब हम लोगों का वाटर इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके ब्रेक किया जाता है तो वो 2H2+O2 में ब्रेक हो जाता है। ये गारंटीड एग्ज़ाम में बैलेंस करने के लिए आएगा, बस समझ लो आ गया। अब देखो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास। थर्ड है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मीन्स क्या होता है, ऑब्वियसली लाइट होता है ना। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा कि वैसा रिएक्शन जिसमें हम लोग सनलाइट का यूज़ करते हैं, करेक्ट। अब इसके लिए भी मैं आप लोगों को दो रिएक्शन बता रहा हूँ, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट रिएक्शन क्या है कि जब सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl जो कि खुद वाइट कलर का होता है, इसे सनलाइट के प्रेजेंस में, यहाँ तो स्पेस नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, समझिएगा। when silver chloride react in presence of sunlight, it will break into Ag plus Cl2. Okay, and the second one is when AgBr, it means silver bromide, जो कि कैसा कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है। ये भी जब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो ये सिल्वर बनाएगा और साथ में ब्रोमीन भी बनाएगा, ठीक है। अच्छा AgCl, हाँ AgCl हमारा वाइट कलर का होता है। तो देखो मैंने क्या क्या बोला, AgCl जो कि वाइट कलर का होता है, सिल्वर ब्रोमाइड जो कि येलो कलर का होता है। इन दोनों का ही यूज क्या है, तो इन दोनों का ही यूज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो आप लोग अपने कॉपी में एडिट कर सकते हो कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इन दो रिएक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। और यहाँ पे जो ये सिल्वर है हमारे पास, ये सिल्वर किस कलर का होता है, तो या तो सिल्वर कलर का होगा, है ना, या फिर ग्रेइश कलर का होगा। तो सिल्वर या ग्रे जो भी ऑप्शन में होगा वैसा काम करना है। तो मैंने आप लोगों को मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शन बता दिया, फिर से दिखा देता हूँ। 1 2 3 ओके 4 5 6 7, ये 7 रिएक्शन आपके फिंगर टिप पे होने ही चाहिए। डन। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ज़रूरी है। उससे पहले ये देख लो, मैंने अभी आप लोगों को बोला था पोटासियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, निकेल, टिन, लेड, ये सब ऊपर में है रिएक्टिविटी सीरीज के, है ना। और ये देखो मैं एक एरो बनाने जा रहा हूँ, ये एरो इस चीज़ को डिनोट करता है कि जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहे हो, है ना, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट है उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होते जा रही है। तो इसलिए मैंने लिख भी दिया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि हमारा कॉपर है, मरकरी है, ये दोनों, साथ में सिल्वर है, फिर गोल्ड है, और उसके बाद भी मैंने आपको बोला था प्लेटिनम है। पीछे शायद मैंने एक चीज़ गलत लिख दिया, मैंने शायद मरकरी को पहले लिख दिया था और कॉपर को बाद में लिख दिया था, तो वो गलत है, आप लोग उसे ठीक कर लेना। नेक्स्ट, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस कर देना, है ना। इट मीन्स जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, है ना, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट वाले कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देगा। तो जैसे आप यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में क्लियरली देख सकते हो कि फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारा, व्हेन फेरस रिएक्ट विथ CuSO4, तो आप फेरस को ढूंढते हैं, ये देखो फेरस दिखा आप लोगों को, है ना, फेरस है, और ये देखो कॉपर। तो इन दोनों को देख के क्लियरली पता चल रहा है कि फेरस ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपेरिजन टू कॉपर। इट मीन्स कॉपर का जो आयन है वो फेरस उससे छीन सकता है। तो ये देखो कॉपर ने फेरस का आयन
छीन लिया और क्या बनाया, तो फेरस सल्फेट, और रह क्या गया, तो कॉपर। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये बात समझ में अच्छे से आई होगी। तो अब मैं आप लोगों को सबसे ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ कि ये वाला जो रिएक्शन है ये एग्ज़ाम में गारंटीड आप लोगों को दिख जाएगा। इसलिए बेटर होगा कि या तो चारों रिएक्शन प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो ये जो रिएक्शन मैंने अभी स्टार मार्क किया है इसे रट जाओ। अब रटोगे कैसे वो भी बता देता हूँ। तो जिंक व्हेन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट इट गिव्स ZnSO4 प्लस CO। अब यहाँ पे आखिर इतना क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, तो ये जो कॉपर सल्फेट है हमारा बाबू, ये ब्लू कलर है। कैसा है? ब्लू कलर, बिल्कुल। और जो हमारा जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, ये जो प्रोडक्ट होता है हमारा, ये कैसा होता है, तो ये कलरलेस होता है। ठीक है? कैसा होता है? कलरलेस। और जो ये कॉपर प्रोडक्ट में एज अ रिज़ल्ट हमें देखने मिलता है, ये रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है? तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो यही आपसे इन तीनों में से कोई एक बात एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है? या फिर ऐसा लिख के देगा कि ए नाम का सब व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सब्सटेंस ए विच इज़ ब्लू इन कलर इट गिव्स प्रोडक्ट विच इज़ बी इन द रेड ब्राउन कलर। तो व्हाट वाज ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो आपको कॉपर सल्फेट और कॉपर को टिक करना पड़ेगा ऑप्शन में। तो वो तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, इसलिए इन चीज़ों को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है? आगे बढ़ा जाए। अगला है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट मतलब मैंने क्या बोला था कि जो अपने से ज़्यादा अपने से कम रिएक्टिव कंपाउंड वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दें, तो वैसा रिएक्शन होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है? क्लियर है ये बात? तो डबल डिस्प्लेसमेंट में हमें दो फेज देखने मिलता है, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखने मिल सकता है या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने मिल जाता है। न्यूट्रलाइजेशन आप लोगों को पता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, तो वो साल्ट और वाटर बनाएगा। करेक्ट? पता है। प्रेसिपिटेशन जिसे शॉर्ट में हम लोग एग्ज़ाम में PPT भी लिख सकते हैं, है ना। तो जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में एक इंसॉल्यूबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाए। इंसॉल्यूबल कंपाउंड मीन्स जो कि वाटर में डिसॉल्व ही ना हो, तो वैसा रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो लिखा क्या है, इंसॉल्यूबल सब्सटेंस यानी इंसॉल्यूबल सॉलिड। ये भी दिमाग में रखना है, सॉलिड होगा वो। ठीक है? तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा बात है जो डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें पता ही होना चाहिए डेफिनेशन लिखते टाइम, है ना, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स टेक्स प्लेस, है ना। यानी जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो वे दोनों कंपाउंड अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है? और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है हमारा व्हेन BaCl2 रिएक्ट विथ Na2SO4, यानी व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट इट गिव्स। तो देखो दोनों अपने अपने आयन एक्सचेंज करेंगे ना, तो अपने अपने आयन एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, BaSO4 प्लस NaCl। ऐसे बैलेंस कराना है तो 2 लिख देंगे, हो गया, डन। ठीक है? तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट एग्जांपल था। सेकेंड मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारा कि व्हेन HCl रिएक्ट विथ NaOH इट गिव्स NaCl एंड रिलीजेस H2O। ठीक है? तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का ही सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो अब आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा ये बात कि मैंने क्यों बोला था कि ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का ही सब पार्ट है। क्योंकि ये रिएक्शन आप लोग 7th क्लास से बचपन में ही पढ़ते आ रहे होंगे कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। करेक्ट?
व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस इट गिव्स साल्ट एंड वाटर, करेक्ट। तो देखो मैं यहाँ पे भी इसे फिर से रिप्लेस कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। एसिड जो कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl प्लस बेस, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अच्छा और स्ट्रॉन्ग बेस कोई और हो नहीं सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो NaCl जो कि एक साल्ट है, कैसा साल्ट? तो न्यूट्रल साल्ट है, इसीलिए इसका नाम हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रखे हुए हैं। और इस NaCl को हम लोग अगर न्यूट्रल साल्ट ना बोले तो कॉमन साल्ट भी बोल सकते हैं। हिंदी में से हम लोग बोलते हैं खाने वाला नमक, है ना, खाने वाला नमक, क्योंकि हम लोग अपने घर में इसी साल्ट का यूज़ करते हैं, टेबल साल्ट का। और साथ में वाटर रिलीज होता है। डन। रहा बात प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का, इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये सोडियम कार्बोनेट और HCl, ये दोनों, सॉरी, सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaCl बनेगा, H2O बनेगा और CO2 का फॉर्मेशन होगा, है ना। और यहाँ पे क्लियरली हमने क्या देखा कि जो NaCl हमारा बना है ये प्रिसिपिटेट है, ठीक है। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। और प्रिसिपिटेट क्या होता है? जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस या इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है वही प्रिसिपिटेट होता है, ठीक है। रिडॉक्स, है ना, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये भी जानना जरूरी है हमारे लिए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, लेकिन उसको जानने के लिए ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, करेक्ट। तो एक ऐसा प्रोसेस जो अपने अंदर या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन की बात करे या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन की बात करे, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या कहलाएगा? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। सेकेंड है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। तो वैसा रिएक्शन जो अपने अंदर या तो गेन ऑफ हाइड्रोजन की बात करे या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन की बात करे, वैसा रिएक्शन कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन। अब समझना, ये बात जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है या फिर सिर्फ रिडक्शन नहीं हो सकता है। और केमिस्ट्री में आज तक कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं लिखा गया है जो रिडॉक्स रिएक्शन ना हो, है ना। केमिस्ट्री में आप लोग जितने भी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो वो सब रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for you to note down that oxidation and reduction cannot occur alone, है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी भी रिएक्शन में अलोन नहीं हो सकते हैं। हर वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ रिडक्शन भी हो रहा होगा, और जहाँ रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। क्योंकि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है ना, तो ज़रूर वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा भी सब्सटेंस होगा जो ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा होगा, है ना। अगर आप सांस छोड़ रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन में अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो रिडक्शन में लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का। उसी तरीके से अगर ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन लूज़ किया जा रहा है तो रिडक्शन में उस हाइड्रोजन को गेन किया जा रहा है ना। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होते हैं, वैसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और जैसा कि मैंने कहा केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हम पढ़ते हैं वो सब के सब रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, ठीक है। आपके जहन में सवाल आएगा कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है जो पूछा जाए एग्ज़ाम में। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का डेफिनेशन ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। डन, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि व्हेन CuO रिएक्ट विथ H2 इट गिव्स Cu प्लस H2O। ये जो CuO है ना इसका कलर होता है ब्लैक। ये एग्ज़ाम में पूछता है कि CuO का कलर कैसा होता है, तो ब्लैक कलर का होता है। और ये भी पूछेगा कि ये जो Cu है इसका कलर कैसा होता है, तो अभी पिछले पेज में पिछले स्लाइड में मैंने आप लोगों को बोला था इसका कलर
रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, डन। नेक्स्ट और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ, स्लाइड में मैंने रखा नहीं, शायद मैं भूल गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? एजेंट समझते हैं ना आप लोग? एजेंट कौन होता है? जो टिकट बुक करता है। तो एजेंट कभी भी अपने लिए टिकट बुक नहीं करता है, माइंड करना, वो आपके लिए टिकट बुक करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? सोचने वाला बात है ना। तो एक ऐसा एजेंट जो रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। जो रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा। बहुत बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। इसलिए मैं आप लोगों को इतना अच्छा एग्जांपल दिया कि एजेंट कौन होता है? जो टिकट बुक करता है, करेक्ट। और एजेंट कभी भी अपने लिए टिकट नहीं बुक करता है, अपने कस्टमर के लिए टिकट बुक करता है, यानी आपके लिए टिकट बुक करता है। तो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करने वाला एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो इसे हम लोग एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को ले लूँ, है ना, ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि CuO प्लस H2, करेक्ट। और जब ये रिएक्ट किया तो क्या बनाया? कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं हम लोग कि कॉपरस ऑक्साइड कॉपर बन चुका है, यानी ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड कॉपर बना है, इसने अपना ऑक्सीजन लूज़ किया है ना, लूज़ किया है उसने अपना ऑक्सीजन। तो लूज़ करने की वजह से, लूज़ करने वाला क्या कहलाएगा? वेरी गुड, लूज़ करने वाला कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन लूज़ कर दे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिंपल। और जो ऑक्सीजन गेन कर लेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो जो उस ऑक्सीजन को गेन कर लेगा, तो हाइड्रोजन ने उस ऑक्सीजन को गेन कर लिया, है ना। तो हाइड्रोजन ने उस ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है हमारा वो क्या हो जाएगा? तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? डन। अब आते हैं, हाँ, कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग क्या होता है। जब भी आयरन का केस होगा तो रस्टिंग बोलना है, और आयरन का केस नहीं हुआ, बाकी कहीं पे भी अगर रस्टिंग वाला पार्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है, जैसे हमारे घर में जो क्या बोलते हैं अटेंसिल्स होते हैं, हाउस होल्ड अटेंसिल्स, उन सब में भी होता है कोरोजन, है ना। बस जब आयरन का केस होगा तो कोरोजन नहीं बोल के हमें रस्टिंग बोलना होता है, करेक्ट। तो रस्ट का फॉर्मूला आखिर होता क्या है? तो रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O, Fe2O3 इंटू XH2O। मैं यहाँ x इसलिए लिखा हूँ कि यहाँ पे हो सकता है यहाँ x का वैल्यू हाफ हो सकता है 2 हो सकता है 10 हो सकता है 100 हो, एंड सो ऑन। यानी x का वैल्यू कुछ भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कहलाएगा रस्ट। और याद रखिएगा, ये रस्ट का फॉर्मूला अगर आप याद करके एग्ज़ाम में नहीं जा रहे हो तो सॉरी, आप एग्ज़ाम देने ही नहीं जा रहे हो, आप सीरियस नहीं हो। आपको रस्ट का फॉर्मूला एनी टाइम याद होना चाहिए, नींद में भी कोई उठा के पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इस रस्ट का जो केमिकल नेम है वो क्या होता है? देखो, वाटर का यूज हुआ है ना, तो वाटर के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं? हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड, ठीक है। और हाइड्रेटेड क्या है यहाँ पे? तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है हमारे पास में, तो क्या बोलोगे? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। यही है फार्मूला। तो कभी कभी रस्ट का फार्मूला पूछ लेता है 99% टाइम, और 1% टाइम बोलता है कि रस्ट का केमिकल नेम भी लिखो, तो क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। डन। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आप लोगों को यहाँ लिखना भूल गया, तो मैं इधर साइड में ट्राई करता हूँ लिखने का,
एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस साल। इवन नंबर का ईयर है तो दिखने का पूरा चांस है। मैं थोड़ा सा इसे शिफ्ट कर देता हूँ। देखो, आयरन जब रिएक्ट करेगा 3/2 ऑक्सीजन के साथ में, कितना ऑक्सीजन, तो 3.5 ऑक्सीजन, और उसके साथ में कुछ भी अमाउंट ले लो वाटर का, कुछ भी मतलब मान लिया कि एक्स अमाउंट, तो ये क्या बनाएगा, Fe2O3 डॉट एक्स H2O, जिसे हम लोग रस्ट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिर इसे बैलेंस करवा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बस 2 लिख दो, बैलेंस हो गया। ये एग्ज़ाम्पल आप लोग याद कर लो, ये एग्ज़ाम में गारंटीड दिखेगा 25 को। ठीक है, एक और मैं एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दे देता हूँ। वैसे यहाँ तो स्पेस अब रहा नहीं, फिर भी जैसे ये रस्टिंग का मैंने एग्जांपल दिया ना, मैं कोरोजन का आप लोगों को एग्जांपल लिख देता हूँ यहीं पे। तो देखो, कोरोजन का एग्जांपल में क्या लिखना है। ठीक है, Cu+O2, यानी कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और साथ में वाटर भी होगा, रुको रुको अभी ख़त्म नहीं हुआ, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। तो जब इतनी सारी चीज़ें आपस में रिएक्ट करेंगी ना, तब बनेगा CuCO3 इंटू CuOH2। ठीक है, तो ये जो CuCO3 इंटू CuOH2 बना है, ये किस कलर का सब्सटेंस होता है, तो ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। तो आपको पूछेगा कि कॉपर के बर्तन में जब कोरोजन होता है तो किस कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो ग्रीन कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है। बोलेगा उस सब्सटेंस का फॉर्मूला लिख के दिखाओ, तो क्या बोलोगे, CuCO3 इंटू CuOH2। ठीक है, अब ये ग्रीन कलर का तो चलो कोरोजन हो गया हमारे बर्तन में। ठीक है, काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं किए या गंदे तरीके से रखते हो या अनहाइजेनिक हो, तो चलो कोई बात नहीं, वो कोरोजन हो गया। अब उसे हटाओगे कैसे, तो अगर आपको ये ग्रीन कलर का कोटिंग हटाना है ना, तो उसके लिए आप लोग हाउस होल्ड तरीका अपना सकते हो, जैसे लेमन का यूज कर सकते हो, नींबू का, या फिर इमली का यूज़ कर लो। तो उससे जब साफ़ करोगे ना आप बर्तन को, तो बर्तन आपका चमक जाएगा। देखते नहीं हो, डिश वॉश सबके एग्जाम्पल में दिखाता है, एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है कोरोजन का, नहीं दिया हूँ, चलो ठीक है, पता नहीं सारा रिएक्शन ही क्यों नहीं अटैच हुआ। एक और इधर ही कहीं ट्राई करता हूँ एडजस्ट करने का। जब हमने सिल्वर को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करवाया तो क्या होगा, तो Ag2S का, यानी कि सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, डन है। तो यहाँ पे मैंने कितने रिएक्शंस आज आप लोगों को दिए, तो देख लो, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये 3 बातें। और मैंने बोला कि रस्ट का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें बताई, आई होप आप लोगों को ये सब बातें समझ में आई होंगी। अब एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये तो बहुत गंदा हो गया, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना अगर कुछ भी आपको अपने नोट्स में एडिट करने का मन हो तो। ठीक है, देखो, कोरोजन तो हो गया हमारा। ठीक है, अब आते हैं रेंसिडिटी पे। ठीक है, तो रेंसिडिटी आखिर होता क्या होगा, समझ रहा हूँ, रेंसिडिटी होता क्या है। तो जब हमारा ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन होता है, जैसे मान लो आप मार्केट से कुछ फ्राइड चीज़ें खरीद के लाते हो, है ना, चलो हाँ ठीक है, कढ़ाई पनीर ले आए या चाउमीन ले आए, है ना, नूडल्स वगैरह या एग रोल ले आए, तो देखना कुछ टाइम के बाद, कुछ आवर्स के बाद उससे ना गंदा सा स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है ना। यानी कि वो जो फैट आप खरीद के लाए हो ना मार्केट से, उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो चुका है अब, है ना, वो बर्गर का ऑक्सीडेशन शुरू हो गया, इस वजह से अब बर्गर स्पॉइल हो गया।
ठीक है। तो अगर डिफाइन करना हो तुम लोग क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट्स, है ना, ड्यू टू विच द फूड स्पॉइल्स एंड गिव्स बैड स्मेल और बैड टेस्ट, है ना, सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज आवर रेंसिडिटी। ठीक है। तो एग्ज़ाम में अगर आप लोगों को डेफिनेशन पूछे रेंसिडिटी का, आप क्लियरली लिखना कि बैड स्मेल और बैड टेस्ट ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। याद रहेगा। फूड कुछ टाइम के बाद स्पॉइल होने लग जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। अब इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए हमें, तो हम लोग जो है पेंटिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं, नाइट्रोजन फ्लशिंग कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इस साल के लिए जो मुझे लग रहा है इतना एनालिसिस के बाद, वो रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन गैस। ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स बोलेगा, पोटैटो चिप्स में नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरा हुआ रहता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। सिंपल रीज़न है भैया कि पोटैटो चिप्स के पैकेट में हम लोग नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं, और हमें पता है नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रिड्यूस करता है, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, है ना। तो जब पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो फिर फूड खराब ही नहीं होगा लंबे समय तक, है ना। ठीक है। आई होप आप लोगों का ये चैप्टर बेस्ट रिवीजन हुआ होगा। ठीक है। मेरा पहला वीडियो था, मैं साइंस वाइंस का करवाता नहीं हूँ वीडियो, तो भूल चूक माफ़। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय, टेक केयर।